आठवां है सम वर्ब्स फॉलो जीरंड। कुछ ऐसी वर्ब हैं जो जीरंड को फॉलो करती हैं, ठीक है। या यूं समझ लो कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद वी फोर आती है। हमने एक ऐसा जो कॉन्सेप्ट याद किया था वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी किया था, जिसमें नोटिस, कीप, अप्रिशिएट, माइंड, ऐसे ऐसे कुछ वर्ब थी, ठीक है। उनके बाद भी वी फोर आया था। उनके बाद आने वाला वी फोर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इनके बाद आने वाला वी फोर जीरंड है, लेकिन है वर्ब की चौथी फॉर्म। समझ गए कौन से है? माइंड, स्टार्ट, स्टॉप, फिनिश, एंजॉय, अवॉइड, कीप, कंसीडर, फिनिश, इमेजिन, रिग्रेट, कंटिन्यू, एटसेट्रा और भी, ठीक है। जैसे कि स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। अगर कोई टीचर ये बोलता ना स्टॉप राइट, नो सोच लियो गलत है, स्टॉप राइटिंग बोलते होंगे ना, बोलते होंगे, वो गलत होता है, कहना नहीं, सोचना बस दिमाग में। कीप वॉकिंग, चलते रहो, कीप आया तो वॉकिंग आ गया, ठीक है। अवॉइड, अवॉइडिंग अदर्स, समझ गए, अवॉइड, अवॉइडिंग अदर्स। ये मत सोचना कि सर ये दो दो वर्ब होगी और दो दो वर्ब कॉमा एंड कंजंक्शन के साथ यूज नहीं हो सकती। अवॉइड वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। एंड अवॉइडिंग क्या हो गया? जेरेंड हो गया, नाउन हो गया। तो ये दो वर्ब नहीं है, एक वर्ब है एक नाउन है, समझ गए। तो अवॉइड के बाद जेरेंड आता है, इसलिए अवॉइडिंग आ गया, समझ गए। आई ऑलवेज एंजॉय, एरर निकालनी, आई ऑलवेज एंजॉय डांस वेन एवर आई एम अलोन। मैं जब कभी अकेला होता हूँ तो मैं डांस का एंजॉय करता हूँ, डांसिंग, वेरी गुड। वुड यू माइंड टू मूव ए बीट, अभी क्या आएगा? मूविंग, टू भी रहेगा क्या? माइंड के बाद जीरेंड आता है, इन्फिनिटिव नहीं आता, तो टू भी हटेगा फिर, तो माइंड मूविंग आएगा। यू शुड स्टार्ट लर्न इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, लर्निंग, समझ गए। पॉइंट नंबर 9, सम फ्रेजेस फॉलो जीरंड। कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जो जीरंड को फॉलो करते हैं। और फ्रेज क्या होता है, कौन बताएगा डेफिनेशन फ्रेज की? हाँ, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके बाद जीरंड होता है, लगता है। देखो, कांट हेल्प एंड कुडंट हेल्प, इसके बाद क्या आता है? जीरंड आता है। कांट हेल्प एंड कुडंट हेल्प मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग लिखो, मैं बताता हूँ। किए बिना ना रह पाना, कोई काम किए बिना ना रह पाना, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, इसका मीनिंग है ये, किए बिना ना रह पाना। 9वां पॉइंट मिल गया, किए बिना ना रह पाना। ए मदर कैंट हेल्प क्राई एट हर डॉटर्स फेयरवेल। ये जो कैंट हेल्प और कुडंट हेल्प है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद हेल्प जरूर होना चाहिए। वैसे हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। लेकिन जब ये कैंट के साथ यूज होगी, कुडंट के साथ यूज होगी, तो उसके बाद जीरंड आएगा, ये समझ गए। और इसका मतलब क्या होता है? कुछ किए बिना न रह पाना, कोई एक्शन होता है। जैसे देखो, ए मदर कैंट हेल्प क्राई एट हर डॉटर्स फेयरवेल। एक एक मम्मी या एक माता, ठीक है, या एक माँ अपनी पुत्री की विदाई पर रोए बिना नहीं रह पाती, समझ गए, ठीक है। तो कैंट हेल्प आ गया, कैंट हेल्प जैसे ही आ गया उसके बाद क्राइंग आएगा, क्राई नहीं आएगा, इसको क्राइंग करो यहाँ, समझ गए। क्राइंग लिख के फिर ठीक कर लेना। द फादर कुडेंट हेल्प डांस एट हिज डॉटर सक्सेस। पिता अपनी पुत्री की सफलता पर डांस किए बिना नहीं रह पाता। पिता इतना खुश हो जाता है कि वो डांस करने लग जाता है जब पुत्री सक्सेसफुल हो जाती है। तो डांस नहीं आएगा, डांसिंग आएगा, समझ गई। पॉइंट नंबर 10, विद गिवन फ्रेजेस जीरंड फॉलोज। निम्नलिखित फ्रेजेस के बाद भी जीरंड यूज होता है। कौन से फ्रेज हैं? एनी यूज, एनी यूज आए उसके बाद जीरंड।
सम यूज आए तो भी जीरण, मच यूज आए तो भी जीरण, नो यूज आए तो भी जीरण, एनी गुड जीरण, नो गुड जीरण। समझ गए? क्लियर है? अब इसमें देखो, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, इसकी हिंदी है। व्यर्थ पछतावा करने का कोई फायदा नहीं होता। स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है, मिल्क में होता दूध, स्पिल्ट का मतलब होता है गिर जाना। ठीक है, अब दूध जो है वो गिर ही चुका है तो उसके ऊपर रोने का फायदा क्या, गिर गया तो गिर गया। इसका मतलब ये है कि चिड़िया खेत चुग गई तो चुग गई, व्यर्थ में पछताने का कोई फायदा नहीं। ये समझ गए? तो तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें ये देखना कि नो यूज आया है सेंटेंस में, और नो यूज के बाद वी हैव टू यूज जीरंट, क्राइंग। ठीक है, इट इज नो गुड, नो गुड आया है तो भी जीरंट यूज होगा, हेल्पिंग होगा। क्लियर? ये कुछ फ्रेजेस हैं, और भी हो सकते हैं, जनरली यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनसे बाहर नहीं आता, इसलिए मैंने एटसेट्रा लगवाया। अभी इन्फिनेटिव चलेगा। कोई क्वेश्चन पूछना है, जीरण खत्म हो गया, पार्टिसिपल खत्म हो गया, इन्फिनेटिव बच गया। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। देखो इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नाउन भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, और ये एडवर्ब भी होती है। नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी, और एडवर्ब के रूप में भी। कैसे? देखो, टू अब्यूज अदर्स इज ए बैड हैबिट, दूसरे लोगों को गाली देना एक बैड हैबिट होती है। ठीक है, इज का सब्जेक्ट क्या है? टू अब्यूज। ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो नाउन और प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन हो गया। समझ गए? सी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज टू फेस द एग्जाम। ठीक है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, टू फेस द एग्जाम, एग्जाम को फेस करने की। नॉलेज कैसी? टू फेस, फेस करने की। किसको फेस किया जाएगा? एग्जाम क्या है? नाउन, नाउन है। ठीक है, और नाउन में कुछ ऐड करना, एग्जाम का क्या किया जाना, एग्जाम क्या? फेस, फेस किया जाएगा एग्जाम। तो एग्जाम का क्या किया जाएगा? फेस किया जाएगा। तो टू फेस क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, वी आर हेयर टू लर्न इंग्लिश, हम यहाँ हैं टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न कहाँ? वेयर टू लर्न? हेयर लर्न। लर्निंग कहाँ होगी? हेयर, प्लेस पर होगी। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब होगी। ठीक है, एडवर्ब का रूप भी काम करेगा। एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सेंटेंस सब मतलब जो नाउन है, तो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है, नाउन डिटर्मिनर के बाद भी आ सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी, आर्टिकल के बाद भी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में क्लोज भी हो सकता है, नाउन क्लोज। वर्ब के सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है। वो सारी चीजें वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती हैं जो सारी चीजें नाउन का काम है। फ्रेज भी नाउन का काम कर सकता है, तो फ्रेज भी हो सकता है सब्जेक्ट। समझ गए? अब इसमें देखो, टू एर, एर का मतलब होता है गलती करना, एरर, एरर वर्ड इसी से बना है। इज ह्यूमन, मानव का काम है गलती करना, एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, और माफ करना भगवान का काम है। इसलिए बोला जाता है कि माफ करने वाला बड़ा होता है, भगवान समान होता है। ठीक है, गलती तो इंसान करता ही है। तो इज का सब्जेक्ट है टू एर, और जो एंड के बाद टू प्लस V1 आया है वो इज का सब्जेक्ट है, जो डिवाइन से पहले है। तो मतलब सब्जेक्ट टू फॉरगिव एंड टू एर, ये इज का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया? नाउन हो गई। समझ गए? तो एज ए नाउन यूज गया। टू अवॉइड अदर्स इज ए बैड हैबिट, दूसरे लोगों को अवॉइड करना क्या है? बैड हैबिट है। तो इज का सब्जेक्ट क्या हो गया? टू अवॉइड हो गया। अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में, सर अवॉइड के बाद तो अभी हमने पढ़ा जीरंड आता है, अवॉइड, अवॉइडिंग अदर्स, इसमें तो जीरंड नहीं आया है। कोई क्वेश्चन है किसी का? वर्ब यूज करनी हो तो जीरंड आएगा, इसके बाद तो वर्ब है ही नहीं। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे सी वांट्स, वह चाहती है, सी वांट्स व्हाट? टू बिकम, वो क्या चाहती है? बनना चाहती है। बनना क्या? डॉक्टर। ये जो ठीक है, क्योंकि वर्ब भी तो होती है, वर्ब का भी तो काम करती है। तो टू बिकम क्या हो गया? वांट्स का ऑब्जेक्ट हो गया, और एज एन ऑब्जेक्ट भी हम टू प्लस V1 को यूज कर सकते हैं। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, व्हाट? टू वॉच, देखना।
टू वॉच व्हाट, मूवीज। ठीक है, तो टू वॉच ऑब्जेक्ट हो गया लाइक्स का एज ए मतलब एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। डिफरेंस बिटवीन जीरेंड एंड फुल या डायरेक्ट इन्फिनिटिव, जीरेंड में और फुल या डायरेक्ट इन्फिनिटिव में क्या डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। जब भी हम जीरेंड की बात करेंगे हैबिचुअलिटी को बताएंगे, आदत हो चुकी हो किसी काम को करने की, समझ गए। जब भी हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तो सिलेक्शन या चॉइस को बात करेंगे, मतलब एक वर्ब के बाद हैबिचुअलिटी मतलब जीरेंड भी यूज कर सकते हो और उसी वर्ब के बाद तुम इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हो। एक वर्ब ऐसी आएगी जिसके बाद तुम जीरेंड भी यूज कर सकते हो और उसी के बाद जीरेंड की जगह तुम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम जीरेंड यूज कर रहे हो तो वो हैबिचुअलिटी को बताएगी। अगर तुम सिलेक्शन चॉइस बताना चाहते हो तो तुम्हें इन्फिनेटिव यूज करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। एग्जाम्पल को देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए क्या है, इंजूरियस है। इसका कहने का मतलब, और टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, इनमें डिफरेंस बताओगे। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, हैबिचुअलिटी को बात कर दी, और टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ का मतलब चॉइस और सिलेक्शन, सिलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस एक और भी तो है। डिफरेंस ये है कि स्मोकिंग की जब आदत हो जाएगी ना तब वो हेल्थ के लिए इंजूरियस होगी। ठीक है, और टू स्मोक का यूज कर रहे हैं ना हम, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसका मतलब ये नहीं है कि ओके कि एक घूंट मार ली तो वो हेल्थ के लिए इंजूरियस होगी, वो चॉइस है। अगर ऐसे करोगे तो हानिकारक हो सकता है, लेकिन हानिकारक कब होगा, जब आदत हो चुकी होगी। अब समझ गए, ये है इसमें डिफरेंस। सी लाइक्स प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस प्ले करना पसंद करती है। ठीक है, मतलब आदत हो चुकी है उसकी, इतने पसंद करती है कि टेनिस खेलने की आदत होगी। सी लाइक्स टू प्ले टेनिस, वह टेनिस खेलना पसंद करती है, मतलब आपके पास चॉइस है। ठीक है, आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे, वॉलीबॉल खेलना पसंद करोगे, बास्केटबॉल खेलना पसंद करोगे, कि टेनिस खेलना पसंद करोगे। कोई सी है तो उसको क्या बोलेंगे, सी लाइक्स टू प्ले टेनिस, ये चॉइस है। एंड सी लाइक्स प्लेइंग टेनिस का मतलब 24 आवर आदत है, सिर्फ टेनिस और कुछ नहीं, सिर्फ टेनिस, बाकी तो नाम भी सुनना पसंद है, टेनिस खेलना पसंद, टेनिस। समझ गए। अगर जीरेंड यूज कर रहे हैं तो हैबिचुअलिटी को, और अगर हम इसमें इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं फुल या डायरेक्ट इन्फिनेटिव, नॉट बेयर इन्फिनेटिव, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, क्योंकि वो भी तो नाउन का काम करता है, वो चॉइस को बताएगा। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, टू डांस और टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, चॉइस है तुम्हारे पास, बताओ। टू ड्रिंक एंड और या टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, टू स्मोक, टू ड्रिंक भी तो है। ठीक है, लेकिन चॉइस है, चॉइस की बात है। अब जब स्मोकिंग आएगा ना, जब हम जीरेंड यूज करेंगे उनमें चॉइस की बात नहीं होगी, हैबिचुअलिटी की होगी। समझ गए। दोबारा फिर पूछोगे कल। ठीक। पॉइंट 4, इन्फिनेटिव टू प्लस V1 is used for future reference while 4 plus gerund is used for past reference। इसको अच्छे से समझना। ठीक है, ऊपर वाला जो था उसमें लाइक्स के बाद 2 प्लस V1 भी यूज कर सकते हो और लाइक्स के बाद तुम V4 भी यूज कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि V4 है हैबिचुअलिटी को बताएगा और 2 प्लस V1 है चॉइस या सिलेक्शन को बताएगा, जब हमारे पास चॉइस हो और एक चीज को सिलेक्ट करना हो तो हम 2 प्लस V1 लगा करके सिलेक्ट करते हैं। 2 प्लस V1 पॉइंट नंबर 4 इज यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, एंड 4 प्लस जेरंड इज यूज फॉर पास्ट रेफरेंस। ठीक है, 4 प्लस जेरंड पास्ट के एक्शन को बताएगा, 2 प्लस V1 फ्यूचर के एक्शन को बताएगा। इतना समझ गए। अब इसमें देखो, माई मदर विल स्कोल्ड मी टू ब्रेक द ग्लास, इसकी हिंदी बनाना। ये गलत है या ठीक है, ये बताओ। I went there for helping her solve the sum,
मैं वहां गया उसका सम सोल्व करने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए। पहला सही है। दूसरा, आई वेंट देयर फॉर हेल्पिंग हर सोल्व द सम। फॉर प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन के बाद जीरेंट हेल्पिंग ठीक होगी। हेल्प है, हेल्प के बाद वी वन आती है, सोल्व वी वन होगी, ये भी ठीक है। दोनों गलत हैं ये। फोर प्लस जीरो का ये होगा फोर ब्रेकिंग। फॉर ब्रेकिंग क्यों? क्योंकि पहले गिलास तोड़ दिया, हाँ। फिर उसकी माँ चिल्लाई है उसकी मम्मी उसको कब डांटेगी? तो गिलास टूटा होगा। या उसकी मम्मी उसको पहले डांट देगी, बेटा मैं मार्केट में जाऊंगा और मैंने बेरा तू गिलास तोड़ेगा, तू रुका कौन, आजा तेरा पहले 2 थप्पड़ मार के ही जाऊंगी। ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तो गिलास जो है वो पहले टूटेगा, फिर मम्मी डांटेगी उसकी। तो ग्लास अगर पास्ट में टूटेगा, डांटेगी फ्यूचर में, बाद में, तो टू ब्रेक नहीं होगा, फोर ब्रेकिंग होगा। यहाँ टू ब्रेक की जगह फोर ब्रेकिंग कर लो। यही कॉन्सेप्ट अगले सेंटेंस में भी, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। जब वो वहां गया है तो जो एक्शन वो करेगा वहां जाकर के, वो तो फ्यूचर में करेगा। फोर ब्रेकिंग बेबे, फोर जीरंड है, वो प्रीपोजिशन है, उसके बाद जीरंड यूज होगा। भूलो मत इन बातों को तुम, ठीक है। और ये दूसरा सेंटेंस आ गया समझ में? बताना, तू मत बताना, इनसे पूछूं, बताना दूसरा सेंटेंस ये कैसे ठीक करोगे? आई वेंट देयर फॉर हेल्पिंग हर सोल्व द सम। नहीं पता चला? मान लो मैं हूं, मुझे कहीं जाना है, वहां जा करके जो भी काम करना है, तो वो काम तो मैं वहां जाके पहुंचने के बाद ही तो करूंगा। तो वो काम मैं फ्यूचर में करूंगा। तो फ्यूचर में जब भी कुछ एक्शन करना, 2+V1। तो यहाँ आई वेंट देयर क्या किसकी जगह है? हाँ, वेरी गुड। तो आई वेंट देयर टू हेल्प हर सोल्व द सम। माई बॉस विल रेप्रीमेंड मी टू मिस द डेडलाइन टू कंप्लीट द टास्क। रेप्रीमेंड मीन्स होता है डांटना। फॉर मिसिंग, और कौन बताएगा? बॉस कब डांटेगा? जब डेडलाइन मिस हो चुकी होगी पास्ट में। डेडलाइन अब मिस कर दी, बॉस बाद में डांटेगा। तो जो डेडलाइन मिस हुई है, मिसिंग का जो एक्शन है वो तो पास्ट में होगा ना। तो पास्ट के एक्शन के लिए 4+0 यूज होगा, 2 मिस नहीं होगा, यहाँ पर 4 मिसिंग होगा। माई लैंडलॉर्ड विल बी एंग्री विद मी टू डैमेज द वॉल एक्सीडेंटली। मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो मुझसे एंग्री होगा वॉल को एक्सीडेंटली डैमेज होने के लिए। एंग्री कब होगा? वॉल डैमेज हो चुकी होगी, वॉल पहले डैमेज होगी, और पहले मतलब पास्ट में है। तो यहाँ पे 2 डैमेज नहीं आएगा, 4 डैमेजिंग द वॉल। नेक्स्ट में क्या गलती है? आई विजिटेड हर प्लेस टू असिस्ट हर इन रिजॉल्विंग द इक्वेशन। और
नो एरर है इसमें कोई गलती नहीं। वो उसके प्लेस पे जाएगा तभी तो असिस्ट करेगा। कोई आई है, प्लेस पे जाएगा, उसके जगह पे जाएगा, असिस्ट फ्यूचर में ही तो करेगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर के लिए 2+v1 ठीक है। और इन प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन के बाद जिरन आता है। ठीक है, ये आई ट्रेवल्ड टू मुंबई फॉर एडिंग हिम इन कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग। मैं मुंबई गया बिल्डिंग को बनाने में उसकी सहायता करने के लिए। नो एरर नहीं है इसमें, एरर है टू एड हिम, टू एड हिम इन कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग। मैं मुंबई गया हूं तो मुंबई जाने के बाद ही तो एड करूंगा, तो टू एड होगा, फॉर एडिंग नहीं होगा। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था एमपीटीआर में, जब वाई से क्वेश्चन पुट करते हैं तो रीजन आता है, रीजन 2+v1 से। मैं मुंबई गया, क्यों गया मुंबई? टू, फ्यूचर की बात हो गई। ठीक है, मैं उसके प्लेस पर गया, क्यों? टू असिस्ट। ठीक है, समझ गए। पांचवा देखो, एडवर्ब ऑफ रीजन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वही एमपीटीआर, समझ गए। एमपीटीआर एडवर्ब ऑफ रीजन इज प्लेस्ड एट दैट ऑफ द सेंटेंस। ये तो मैंने करवा दिया एमपीटीआर में। देखो, आई ट्रांसफर्ड मनी टू परचेज क्लोथ्स इनटू हिज अकाउंट। हिंदी बना करके देखोगे, हिंदी बिल्कुल ठीक निकलेगी। बड़े बड़े स्कूलों के टीचर सेंटेंस को ऐसे ही बोलेंगे। उनका मतलब क्या है, बस बच्चे समझ जाएं और कुछ नहीं है। मैंने उसके पास उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए कपड़े खरीदने के लिए। तो आई के है प्रोनाउन, ट्रांसफर वर्ब, मनी, आई ट्रांसफर व्हाट? मनी। आई ट्रांसफर मनी, वाई, वाई के आंसर में है तो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। तो टू परचेज ऑफ क्लोथ्स है, ये सेंटेंस के बाद में रखो। टू परचेज क्लोथ्स इनटू हिज अकाउंट के बाद में लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस कैसे होगा? आई ट्रांसफर्ड मनी इनटू हिज अकाउंट टू परचेज क्लोथ्स। समझ गए। ये बी वाला सेंटेंस बता दो। टू सी द मैरिज प्रोसेस में बाद में आएगी। बाद में क्यों आएगा? तुम बताओ, एक मिनट तुम बताओ। गलती है सेंटेंस? सेंटेंस गलत है या ठीक है? सेंटेंस गलत है। टू सी द मैरिज प्रोसेसन बाद में आएगा। बाद में क्यों आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से एक, उसके बाद एमपीटीआर। एमपीटीआर सीक्वेंस फॉलो नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि टी को बाद में रखा गया है। ठीक है, लेकिन आर को बाद में रखना है। आर रीजन, रीजन का आंसर वाई से आएगा। तो सी हैज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह विंडो से झांक रही है। क्यों झांक रही है? टू सी द मैरिज प्रोसेसन, मैरिज प्रोसेसन को देखने के लिए। तो वाई का आंसर रीजन, रीजन टू से स्टार्ट होता है, तो टू सी द मैरिज प्रोसेसन ये फॉर हाफ एन आवर के बाद में आएगा। समझ गए? कोई क्वेश्चन है?